बात मैंने अपने संबोधन में कही है, उसके अलावा कोई नया प्रश्न आपने पूछा नहीं तो ये जी यूपी और पंजाब जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें आपकी पार्टी किसको सपोर्ट करेगी? हम तो विपक्ष के आदमी और विपक्षी पार्टियों का साथ मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। पंजाब हमारे पड़ोस में और जितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनमें श्रोमणी अकाली दल की अध्यक्ष जो है उसका कोई मुकाबला नहीं। प्रकाश सिंह बादल आज किसान और गरीब के हितैषी है, हमदर्द। इसलिए हम चाहते हैं कि पंजाब की बीच सीमा के साथ लगते हुए सब लोगों को एहसास हो। यही पोजीशन आज उत्तर प्रदेश की है। अब खुशी की बात यह है कि मुलायम सिंह का सारा परिवार भी इकट्ठा हो गया और उनके साथ जाट मुसलमान सब जुड़ गए। निश्चित रूप से अब उनकी सरकार बनेगी, बीजेपी का सफाया होगा। जी, बेरोजगारी को लेकर हरियाणा नंबर 1 है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिहार को भी पीछे छोड़ दिया, नंबर 1 दिख रहा है हरियाणा बेरोजगारी। बेरोजगारी तो सारे देश में है और अभी जैसा मैंने आपको बताया कि बेरोजगारी इसलिए है कि रोजगार पे जो पैसा खर्च होना चाहिए वो सत्ता पक्ष वाले लुटेरे खा रहे हैं। आदरणीय श्री नफर सिंह जी राठी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और इस सभास्थल में उपस्थित नलवा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, हिसार जिला के पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। मैं तो गांव का आदमी था, गांव में फिरा करता, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र रच के मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया था जब चौटाला तो जेल में मरेगा और पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप सब बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में भी आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, विरोधी पार्टियों के लोग भी इस बात को मान के चलते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से आज समूचे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। जैसे नफर सिंह जी ने भी बताया, जेल से रिहा होने के बाद मैं सबसे पहले उन साथियों का आभार व्यक्त करने गया जो लगभग 1 साल से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झक्कड़ की चिंता किए बिना, भूखे और प्यासे सड़कों के ऊपर रखे हुए थे। उनकी सोच केवल एक थी कि इस कृषि प्रधान देश का किसान संपन्न, समृद्ध और खुशहाल हो। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इसकी देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल है, और अगर किसान कंगाल है तो फिर देश का बुरा हाल है। दुर्भाग्य से देश की राजसत्ता पर कुछ ऐसे लुटेरे लोगों का जाने अनजाने में कब्जा हो गया, जिन्होंने जात पात का जहर फैला करके हमें आपस में लड़ा करके वोट हासिल किए और फिर सत्ता की आड़ लेकर
मेहनत कश लोगों के खून पसीने की कमाई को लूटने का निर्णय लिया। इस राज्य में इस किस्म के कानून बनाए गए जिससे योजनाबद्ध तरीके से हमारा पैसा इस देश के मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घराने जिनकी संख्या 15 और 20 के बीच में है उनके पास गया और उनसे ये सत्ता में बड़े विरोध लेकर के ऐश्वर्सित करने में लगे। अब चुनाव के बहाने से आपके बीच में आएंगे, उनसे एक ही बात पूछना कि हमारी जब सरकार थी तो कोई दिक्कत नहीं थी और 2005 में जब हमारी सरकार गई, हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से भी अधिक रुपया छोड़ा था और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ऊपर ज्यादा का कर्जा है। उनसे पूछना कि ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर तो कोई एक ईंट नहीं लगी, सड़कें जो टूट गई उनकी मरम्मत नहीं हो रही, बिजली का अभाव है, पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर बेड और दवाइयाँ नहीं, तो किस जगह पैसा खर्च हो रहा है? ये पैसा लुटेरे लूट करके देंगे और आज देश का आम नागरिक परेशान है। मैं जब वहाँ आभार व्यक्त करने गया तो मैंने गौर से देखा ये नाम तो हमारा किसान आंदोलन है, लेकिन इस आंदोलन में 36 जात के लोग शामिल थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, धाणक, वाल्मीकि, रेकर, खटीक, खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणिहार, ब्राह्मण, बढ़िया, पंजाबी और व्यापारी, कारखानेदार और मजदूर, किसान और कमेरा, सारे लोग बैठे हुए हैं और वो दुखी हैं कि इस सरकार ने उनकी सारी सुविधाएं छीनी। और सुविधा तो क्या देनी थी? चौधरी देवीलाल जी ने जो वृद्धावस्था पेंशन मुकर की थी वो पेंशन भी काट ली थी। चौधरी साहब तो व्यवहारिक आदमी थे, वो तो गांव में जाते थे, एक गांव में गए तो गांव के बाहर एक बूढ़ा बुजुर्ग खाट पे सोया हुआ था। चौधरी साहब ने उससे पूछा क्या हाल है तेरा? उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो कहने लगी बुरा हाल। चौधरी साहब ने पूछा क्या? कहने लगे बेटी ससुराल जा रही है और दादे की जेब में उसको देने के लिए 5 रुपए भी नहीं। चौधरी साहब ने उसी दिन से वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ गए और वो पेंशन हर साल हमारी सरकार में बढ़ती गई। अब इस सरकार ने घोषणाएं चाहे कितनी की हो, लेकिन पेंशन काटने का काम किया। चौधरी साहब गांव में जब जाते थे तो हरिजनों के मोहल्ले में भी जाते थे। एक गांव में गए, हरिजन मोहल्ले में गए, बूंद पड़ रही थी और अच्छे कपड़े पहने हुए लोग बाहर बारिश में भीग रहे थे। चौधरी साहब ने पूछा तो भीग क्यों रहे? बड़े जी हम क्या करें? बोले तुम घरों में जाओ। तो कहने लगे कि हम तो बराती हैं और लड़की वालों की तरफ से कोई ऐसा प्रबंध नहीं है, गांव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। चौधरी साहब ने उसी दिन फैसला कर लिया कि गांव-गांव में हरिजन चौपाल बनाई जाए। और जब हरिजन चौपाल बनी तो फिर बैकवर्ड जाति के लोगों ने देखा कि हमें
भी सुविधा दी जाए। तो बैकवर्ड के लिए चौपाने पर है, पढ़ी लिखी लड़कियों को न सिर्फ स्कूल में मुफ्त शिक्षा देने का काम किया, बल्कि एक गांव में दूसरे गांव में जाने वाली लड़की को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए हर लड़की को साइकिल उपलब्ध कराई। चौधरी साहब ने जहाँ कहीं भी कोई दिक्कत पेश आई, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए तो ज्ञान होगा, पहले हमारी साइकिल पर भी टैक्स लगता था, ट्रैक्टर पर भी टैक्स लगता था, अब वो सारे टैक्स लगाते लोगों को सारी सुविधा दी गई थी। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटे के लिए नहीं गया था, उन देशों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए गया था। और मुझे वहाँ जाकर के ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के सतह पर भारतवर्ष एक ऐसा अनूठा देश है जहाँ 36 बिरादरी के लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। हम अपने तीज त्योहार, होली, दिवाली, क्रिसमस सब श्रद्धा पूर्वक आपस में मिलकर के मनाते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं था, लेकिन बीच में एक ऐसी सरकार आई जिन्होंने जात पात का जहर फैला करके सारी सुविधाएं समाप्त कर दी। अब नए सिरे से मुझे ये देख करके प्रसन्नता हुई कि इस आंदोलन के माध्यम से 36 जात के लोग पुनः जागृत हुए हैं। और निश्चित रूप से आने वाला जब चुनाव होगा तो इस देश में इन लुटेरों का मामला साफ किया जाएगा। मेहनत कश कमेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए गए। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि हरियाणा ने इस देश का अनुसरण करना है। आप अगर हरियाणा में मजबूत सरकार बनाएंगे तो उसका असर दूसरे प्रदेशों पर भी पड़ेगा और समूचे भारतवर्ष में मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोग सरकार के मालिक होंगे, फिर आपको हर एक प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। मेरे कहने की जरूरत नहीं। अतीत में जब भी हमें सरकार बनाने का अवसर मिला, मैं एक दफा मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, वैसे भी चंडीगढ़ में किसी मित्र से मिलने के लिए गया और जिस सड़क से मैं मिलने के लिए गया था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री का निवास था और उसमें लिखा हुआ था मुख्यमंत्री के निवास की खिड़की, जो कोई आके दरख्वास्त देगा उसके सारे काम ठीक होंगे। कायदा भी यही है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वह जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे। इसीलिए चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र संघर्ष किया था। उनकी सोच केवल एक ही थी कि मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों को सारी सुविधाएं मिले, लोगों के जरूरी काम, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया गया। लेकिन मौजूदा सरकार ने इन सारी सुविधाओं से हमें वंचित कर दिया। और मैं जब उस सड़क से जा रहा था, मुख्यमंत्री के निवास के ऊपर मैंने देखा तो खिड़की सूनी पड़ी थी। मैंने इधर उधर खड़े हुए लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि जी कौन आएगा इनके पास, काम तो किसी का होता नहीं, कोई आता है उसे पुलिस से पिटवा करके भगा देते। मैंने उसी दिन से मन बना लिया था यदि लोगों के सहयोग और समर्थन से कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम इस नीति में बदलाव लाने का काम करें। लोगों के रात के सहयोग और समर्थन से
जब हमारी सरकार बनी तो मैंने उस परंपरा को बदल दिया। मेरे कहने की जरूरत नहीं, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाता था। आप सभी लोग बैठे हैं, क्या मैं आपके गांव में मुख्यमंत्री के तौर पर गया था कि नहीं गया था? और गांव के लोगों ने जो मांगे रखी वो हाथ की हाथ पूरी कर दी गई। आज लोग सबसे ज़्यादा दुखी और परेशान, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर कोई वोट मांगने आए तो उनसे पूछना कि भाई ये कर्जा किस बात का है। आज तो हालत ये हो गई कि जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर सैकड़ों करोड़ का कर्जा लेकर के पैदा हो, और उस बच्चे का क्या कसूर है? लेकिन सरकार की गलत नीति का परिणाम है और उसका नतीजा ये निकलेगा कि किसान मजदूर का मेरा परेशान है, दुखी। इसलिए अब नए सिरे से एक बदलाव आ रहा है। निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में सिर्फ हरियाणा प्रदेश ही नहीं, समूचे भारतवर्ष में सत्ता में परिवर्तन आएगा। तो मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होते हम लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। और प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आज आप देख ही रहे हैं कि देश की हालत कितनी दयनीय है। लुटेरे वर्ग के लोग उसको लूट करके खा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि आपको एक नया सिस्टम लागू करना है। समूचे देश को नहीं, विश्व के सत्र पर एक नई पहचान कायम करनी। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की सरकार जब आप बनाओगे तो फिर उसकी नकल दूसरे प्रदेशों के लोग भी करेंगे और समूचे भारतवर्ष में एक नया परिवर्तन आएगा। मेरे इस देश के राजभाग के मालिक होंगे और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जाएंगे। ये मैं आपको यकीन, विश्वास और भरोसा देता हूँ। अगर हमने अतीत में अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी को मजबूत बनाने का काम करें। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं। हमारी तो केवल एक ही सोच है कि हम चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, एक मजबूत देश बन सके। इस सब के लिए आज सारे देश के लोगों की निगाह आप पर टिकी है। लोग ये मान के चलते हैं कि अगर इस देश को नया रास्ता कोई दिखा सकता है तो चौधरी देवीलाल की अनुयायी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के लोग ही दिला सकते हैं। इसलिए आपको चूकने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रेम, प्यार और भाईचारे को कायम रखो। जैसा नफे सिंह जी ने बताया, उन सब लोगों को बनाने का काम करो जो रास्ता भटक गए थे, जो बहका लिए गए थे, या कोई स्वार्थ के वशीभूत आपको छोड़ करके कहीं चला गया था। आज वो परेशान है, दुखी है, पछता रहे हैं। जो मौज वो लूटने के लिए गए थे, आज उनको परेशान किया जा रहा है। आज उनकी स्टेजों के ऊपर बेइज्जती की जाती है, किसी का कोई काम नहीं होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया कि एक अवसर आपको मिलेगा और आपको बधाई देने आया हूँ कि आप सब लोगों की मेहनत का ही परिणाम था कि एलनाबाद के उपचुनाव में आपका प्रत्याशी भारी मतों से जीत गया। आपने वहाँ देखा होगा कि सरकार के विरोध में विपक्ष की पार्टियां इकट्ठी हुआ करती हैं, लेकिन एलनाबाद के उपचुनाव में आपने देखा होगा कि सारी पार्टियां इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार की या बीजेपी की, उन लोगों ने दोनों हाथों से देश को लूटने का काम किया।
सरकारी अफसरों की गाड़ियों में पैसा बेचते थे और लोगों को खरीदने का काम किया। यहाँ तक भी निर्णय लिया कि कोई दूसरे हल्के का व्यक्ति अमरेलाबाद में आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो चले जाएगा। लेकिन लोगों ने इन बातों की परवाह नहीं की और आप बहादुरी से डटे रहे और उसका बड़ा सुखद परिणाम निकला। और उसी का नतीजा था कि मुख्य प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी और वो कानून जो थे वो वापस लेने का काम किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप आने वाले चुनाव में भारी मतों से विजयी होकर के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओगे तो आपके सारे काम भी ठीक होंगे और जो नुकसान आर्थिक तौर पर आपका हुआ है वो सरकार की तरफ से पूरा किया जाएगा। आपको ध्यान होगा कि एक दफ़ा थोड़े से अरसे के लिए हमारी सरकार बनी और उस साल हरियाणा प्रदेश में बाजरे की बहुत अच्छी फसल थी, क्योंकि हमारा बेशतर इलाका जो है वो मारू है, बारानी। तो सरकार की तरफ से जो भाव की घोषणा की गई थी, केंद्र की सरकार ने बाजरा खरीदने से मना कर दिया। हमने हरियाणा सरकार के पैसे से किसान का बाजरा खरीदा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का था, राजस्थान का था, चाहे वो महाराष्ट्र का और गुजरात का था। किसी भी प्रदेश का जो बाजरा हरियाणा की मंडियों में आया उसका एक एक दाना हमने खरीदा था, नहीं खरीदा था। हरियाणा सरकार को तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन किसान के नुकसान की भरपाई करने का काम किया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपकी जब सरकार बनेगी तो ये आर्थिक नुकसान जो आपके हुए हैं उन सब की हम भरपाई करें। मैं आपको वायदा देकर के जा रहा हूँ और आप मेरी तरफ से लोगों को यकीन दिलाना कि अब के हमारी सरकार आने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख है, मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे हरिजन, चमार, ढाणक, वाल्मीकि, रेगर और खतीब है, चाहे खाती, कुम्हार, लुहार, सुनार और मणियार है, चाहे ब्राह्मण, बनिया, कारखानेदार और मजदूर है, चाहे किसान है, चाहे कमेरा है, हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देते। अगर किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप ने किसी वजह से वोट कहीं भी दिया, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं देंगे। किसी पढ़े लिखे युवक के माँ बाप के गलत निर्णय की सजा उसको मिले, हम इसके पक्षधर नहीं। अगर गांव का बेटा अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा, नहीं सोचेगा। इसलिए अपनी सरकार आने के बाद इसलिए हमारी सरकार आने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। 3610 लड़कों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के हर बच्चे को हम नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई इसलिए संक्षिप्त में आपसे एक ही निवेदन कर रहा है कि आप सभी लोगों को साथ लेकर के चलें। व्यवस्था भटके जो ग्रामीण होना चाहते हैं उन्हें पुचकार लो। हमारा कोई किसी से कोई द्वेष नहीं। हम सब इकट्ठे होकर के जब लड़ाई लड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से सरकार आपकी बनेगी। और अब तो मेरे कहने की जरूरत नहीं, आम आदमी की जुबान पर एक ही बात है कि आने वाले चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ एक अलग, नगाड़ा एक अलग। कि जनता की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। आज आम आदमी की जुबान पे एक ही बात है कि आने वाली सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बनेगी। ये है या नहीं है तो फिर उसके लिए सारे इकट्ठे होकर के एक लड़ाई लड़ो। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आपकी लड़ाई के सुखद परिणाम निकलेंगे। मेहनत कश का मेरे को सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत और कठिनाई नहीं आएगी। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। आपने अपने जरूरी कामों को छोड़ करके मुझे जो अगाध प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करूँगा
आपका हमारा ये चर्चा सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट